6 स्टैंडर्ड में वो पूरा एम्बेडेड और सी पढ़ के बैठी थी, क्योंकि दादाजी भी डेवलपर है, पापा भी डेवलपर है, मम्मी भी डेवलपर है, तो इम्पैक्ट घर पे था। आप दूसरों के प्लान से कभी भी सक्सेस गेन नहीं कर सकते। आप यूनिक हो, आपको अपना खुद का यूनिक प्लान चाहिए। मैं मैकेनिकल से नहीं हूँ। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे इस YouTube पॉडकास्ट पे, जिसपे हम लोग आपके लिए हर बार अलग अलग लोगों को बुलाते हैं ताकि कुछ नया दिखा सकें, आपको कुछ नए लोगों से इंटरेक्ट करा सकें, उनकी एक्सपीरियंसेस दिखा सकें, उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या फेस किया है, कैसे कैसे ट्रांजिशन आया उनकी लाइफ में, किन किन चीजों ने उनको मजबूर किया कि नहीं अब समय आ गया है, अब हमें अपने प्रोफेशनल करियर के बारे में सोचना चाहिए। तो मैं हर बार आपसे बोलता हूं कि हर व्यक्ति के पास अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं, हमें बस उनके एक्सपीरियंसेस से सीखने की जरूरत होती है। इसीलिए हम आज के पॉडकास्ट में ऐसे व्यक्ति से आपको आज हम रूबरू करवाएंगे। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत अच्छा नाम बना भी चुके हैं और अभी बहुत कुछ बचा है इनके लिए भी। जो मोस्टली व्यूअर्स हैं हमारे, वो 9, 10, 11, 12 के बच्चे हैं और कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। तो इन सब के लिए बहुत ही आज बढ़िया होने वाला है पॉडकास्ट। बने रहिएगा, हो सके तो पूरा पॉडकास्ट देखिएगा, इनको समझने की कोशिश करिएगा किस किस तरीके से इनकी लाइफ में चेंजेस आए थे। आज के पॉडकास्ट में हमने बुलाया है, हमारे मित्र हैं, इनका नाम है विजय सिंह। तो ये पहले आपको अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद हम इनकी लाइफ में आगे क्या क्या जर्नी थी, कैसे कैसे इनके एक्सपीरियंसेस थे, वो आपके साथ शेयर कराने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। Okay. Hi everyone. My name is Vijay Singh. So I have a 9 year of experience in embedded domain. Currently मैं L&T Technology Services में as a senior technical lead work कर रहा हूँ। जैसे इन्होंने कहा एम्बेडेड, ये एक नया शब्द है, 9th के बच्चों का समझ में नहीं आएगा ये, लेकिन जैसे जैसे हम पॉडकास्ट में आगे चलेंगे बहुत सारी बातें आपको समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। अब हम इनकी स्कूल लाइफ से शुरू करते हैं कि क्या ये शुरू से ही उस तरह के बच्चे थे जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बातें समझते रहते थे, देखते थे एक दूसरे को, क्या था, किस तरह के बच्चे थे ये, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। हाँ जी। ओके, सो फ्रैंकली मैं स्कूल टाइम में बिल्कुल नॉर्मल स्टूडेंट ही था। खेलना, स्कूल में पढ़ना, अपना होमवर्क खत्म करना एंड बैक टू द वर्क, सिंपल, दैट्स इट। बट इन स्कूल लाइफ द मेजर टर्निंग पॉइंट जब मैं 11th स्टैंडर्ड में गया और वहां पर मैंने हिंदी चूज कर ली थी। ठीक है, ओके, एज अ 5th सब्जेक्ट। हाँ। बट क्योंकि मेरी बड़ी दीदी थी एंड वो कॉलेज में प्रोफेसर थी, सो उन्होंने मुझे एक एडवाइस किया कि तुम हिंदी छोड़ दो, क्योंकि हिंदी कोई स्किल सेट नहीं है, इट्स अ नॉर्मल कम्युनिकेशन लैंग्वेज। उन्होंने मुझे कहा कि आप एक स्किल सेट लो, यू हैव टू चूज C and C++। बड़ों को हमारे मतलब पोटेंशियल के बारे में पता होता है। हाँ, उन्होंने बचपन से ही, एक्चुअली बड़ी सिस्टर है, एक ही घर में रहते थे, तो उन्होंने बचपन से ही इनके कैलिबर को जज कर लिया था। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे इनको सजेस्ट किया कि हिंदी छोड़ के कंप्यूटर साइंस सिलेक्ट करो, IT सिलेक्ट करो, क्योंकि उन्हें मालूम था कहीं ना कहीं जाना तो बीटेक या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ही है इनको। हाँ। इन 11th स्टैंडर्ड वो मेरे लिए एक डिजास्टर्स सिचुएशन क्रिएट हो गई, क्योंकि हिंदी एक नेटिव लैंग्वेज है, उसमें क्वेश्चन लिखना या आप सिर्फ एक दिन पढ़ के चीजें कर सकते हो, बट एक पूरा कंप्लीट न्यू स्किल सेट डेवलप करना, एक चीजों को स्क्रैच से समझना जो आप नहीं समझ पा रहे हो। आई थिंक द फेमस क्वेश्चन जो मैंने अपने फैकल्टी से पूछा था, ही टोल्ड मी कि ठीक है यार, कैलकुलेटर डिजाइन करो, एंड आई लाइक कि मैं प्लस माइनस कॉपी पे कर सकता हूँ, व्हाई शुड आई डिजाइन दिस कोड। हाँ। तो ही एक्सप्लेन मी कि तुम पर सेकंड सिर्फ एक कैलकुलेशन कर सकते हो, पर एक कंप्यूटर एक सिंपल लाइन ऑफ कोड से मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन पर सेकंड कर सकता है। दैट्स द कैपेबिलिटी ऑफ सिस्टम। बिल्कुल। देन आई रियलाइज कि ओके, ये बहुत पावरफुल टूल है, बट 11th में बहुत डिजास्टर्स था। मुझे ही पता है मैं कैसे कैसे पास हुआ था। स्टार्टिंग मुझे ध्यान है, इनिशियली सब लोग ना प्रोग्राम्स को रट लेते हैं। हाँ, ऐसा ही कुछ आपके साथ भी हुआ होगा। हाँ, सो बेसिकली इनिशियली स्टार्ट किया, रट के एग्जाम दिया, लाइक जब 11th खत्म हुआ, लाइक कि ओके फाइन, थोड़ा बहुत निकल गया हो गया। बट मजेदार पार्ट शुरू होता है 12th स्टैंडर्ड में, जहां पे मैं जाता हूँ। अब वहां पे क्या है, चीजें पूरा रिपीट हो रही है। ओके, वहां पे मुझे प्रॉपर टाइम मिला वहां पर कि जो मैंने 11th में रटा था, हाँ, उसको चीजों को समझूं, सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, लाइन बाय लाइन वो चीज करूं। तो वो एक बहुत बेनिफिशियल रहा मेरे लिए स्कूल लाइफ में। एक ऑर्डिनरी चाइल्ड जो आपकी और हमारी तरह ही होता है बच्चा, उसने कैसे हिंदी को स्विच करके कंप्यूटर साइंस सिलेक्ट करी, फिर कैसे नई चीजों को समझते वक्त सबको, जैसे सब बच्चे रटते हैं, शुरू में हमने भी रटे थे, तो इन्होंने भी रटे वो, लेकिन इनको सही वक्त पे रियलाइजेशन हो गया
कि 12th क्लास में अब रटने की जरूरत नहीं है, अब समझने का समय आ गया है। यस, तो इन्होंने 12th क्लास से ही उन प्रोग्राम्स को समझना चालू कर दिया, उनके कॉन्सेप्ट को समझना चालू कर दिया, सी और सी प्लस प्लस को जी। तो इस तरह की थी इनकी स्कूल जर्नी। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं इनको कि क्या 12th के बाद, जैसे कि आज का ट्रेंड चल रहा है, हर बच्चा आईआईटी की तैयारी करता है, क्या इन्होंने भी तैयारी करी या फिर इनका क्या प्रोसीजर था, किस कॉलेज में गए, क्या क्या अप्रोच थी इनकी? फ्रैंकली इन 12th स्टैंडर्ड, जैसे आजकल सब लोग करते हैं, आईआईटी या टॉप ऑर्गेनाइजेशंस के लिए प्रिपेयर करते हैं, मैंने भी किया था उस टाइम पे। और फ्रैंकली मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, बट मेरे मोस्ट ऑफ द फ्रेंड आईआईटी एनआईटी गए थे। ओके, सो हम शायद 3 या 4 लोग थे मेरे ग्रुप में, मैं केवीबीएचएल से पास आउट हूँ। हम 3 या 4 लोग थे जो लोग नहीं गए थे, हम ऑर्डिनरी कॉलेज में गए थे, हम लोग AIEEE के थ्रू गए थे। एंड द मेन रीजन इज कि हमारे पास अपना खुद का कोई भी प्लान नहीं था। ओके, सो मेरे पास कैलिबर होने के बावजूद भी इश्यूज क्या था कि मेरा कोई एक फ्रेंड है, मैं उसके पास गया, वो इनऑर्गेनिक पढ़ रहा है तो वो स्टार्ट कर दिया। ओके, फिर दूसरे फ्रेंड के पास गया, वो फिजिक्स पढ़ रहा है तो वो स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सो मेरे पास कोई अपना प्लानिंग नहीं था। और मैं दूसरों के प्लान को लेकर चल रहा था। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर मैं आज मुड़ के देखूं, आप दूसरों के प्लान से कभी भी सक्सेस गेन नहीं कर सकते। आप यूनिक हो, आपको अपना खुद का यूनिक प्लान चाहिए। दूसरों के प्लान से हम केवल एक मोटिवेशन ले सकते हैं और थोड़ा सा ना एक जिसे कहते हैं कि धीरे धीरे गाड़ी को आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ, गाइडेंस ले सकते हैं। लेकिन आप चाहें कि आप झंडे गाड़ें और आप सक्सेस की ऊंचाइयों तक जाएं, हाइट्स पे जाएं, नई मतलब नई पॉसिबिलिटीज को खोजें, वो पॉसिबल नहीं है दूसरों के प्लान से। बिल्कुल ठीक बात बोली, आप यूनिक हैं तो आपका प्लान भी यूनिक ही होना चाहिए, वो आपके लिए होना चाहिए स्पेसिफिक। फिर 12th ओवर हुआ, हम लोग सब कॉलेज गए। मुझे देहरादून में एक कॉलेज मिला, बीटेक में मेरा ईसी था और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। हम लोग सब कॉलेज गए, बट यहाँ पे एक मेजर चेंज आया। फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ और आफ्टर फर्स्ट ईयर हम लोग सब रियूनियन हुए हरिद्वार में, सारे फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स। हाँ, स्कूल फ्रेंड्स सब रियूनियन हुए। और मेरा हमेशा से फ्रेंड सर्कल बहुत ज्यादा हाई कैलिबर वाले बच्चों का था, पढ़ने वाले जो थे, चाहे वो सेंट मैरीज के हो, डीएवी के हो, केवी के हो या डीपीएस के हो। सो हम लोगों का रियूनियन हुआ, हम लोग सब रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। एंड देन उस दिन मुझे फर्स्ट लाइफ में पहली बार रियलाइज हुआ कि मेरे पास सेम कैलिबर है, सेम पोटेंशियल है। स्टिल मेरी एक गलती जो मैं सही टाइम पे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया, फोकस नहीं कर पाया, उसकी वजह से आज हमारे प्लेटफॉर्म बहुत अलग हो चुके थे। वो लोग आई थिंक इंडिया के सबसे टॉप इंस्टीट्यूशंस में बैठे हुए हैं। उनका करियर बहुत अच्छा, मतलब उनके लिए बहुत सारे गेट खुल गए हैं। और मेरी एक गलती थी जहां पे मैं रियलाइज नहीं कर पाया, मैं अनफोकस हो गया एजुकेशन से या अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में ज्यादा इन्वॉल्व रहा। स्पोर्ट्स इज इंपॉर्टेंट बट विद टाइम कि आप किस टाइम पे क्या कर रहे हो। 11th और 12th आई थिंक स्पोर्ट्स या एक्सप्लोर करने के लिए, इन सब चीजों के लिए नहीं है। हाँ, क्योंकि अगर आप उस टाइम पे फोकस हो गए तो आपको 4 साल मिलेंगे। हाँ, बिल्कुल, आप पूरी लाइफ आगे कुछ भी करो, वो 2 साल बहुत जरूरी हैं। हाँ, दैट्स आई थिंक 9, 10th, 11th, 12th ये एक क्रिटिकल टाइम है। बिल्कुल, और सबसे डिस्ट्रैक्टिंग टाइम भी है। आप डिस्ट्रैक्ट भी सबसे ज्यादा यही हो गया, और सबसे ज्यादा जो फोकस इस टाइम पे हुआ वो पूरी लाइफ एंजॉय। बिल्कुल। एंड आई थिंक वो मेजर था मेरे लिए, वो रेस्टोरेंट का मीटिंग, जहां पे देन आई रियलाइज कि नहीं, आई थिंक ये टाइम है, मैं पिछले पास्ट को नहीं चेंज कर सकता, बट फ्यूचर को चेंज किया जा सकता है। अब मेरे को प्लान करने की जरूरत है। एंड फिर मैंने अपनी दीदी से पूछा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो उन्होंने मुझे कहा कि तुम पहले दिल्ली जाओ और दिल्ली कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करो। फ्रैंकली उस टाइम पे इंटरनेट भी नहीं होता था, इतना ज्यादा नहीं होता था। और तभी स्मार्टफोन आए थे मार्केट में और 2G चलता था। ये कब फर्स्ट ईयर कब था आपका? दैट इज 2011 2011 की बात है ये। जैसे अभी ये ब्रॉडकास्ट है, हम लोग अपना व्यू पॉइंट रख सकते हैं, बिल्कुल आप देख सकते हैं, आप अपना स्ट्रैटेजी में उसको ऐड ऑन कर सकते हैं। बिल्कुल, उस टाइम पे ये सब नहीं था कुछ भी। सो मेरा सेकंड ईयर खत्म हुआ एंड सेकंड ईयर में मैं जब सेमेस्टर ऑफ होता है मैं दिल्ली गया और वहां पे मैंने बहुत सारी कॉन्फ्रेंस अटेंड करी। सो वहां पे मुझे एक कॉन्फ्रेंस पसंद आई। हालांकि जो वो बंदे थे उन्होंने मेरी लाइफ में काफी कुछ मुझे दिया है, नॉलेज दी है काफी, और अभी वो काफी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत हाई रैंक पर है। सो उनसे मेरी मुलाकात हुई और ही टोल्ड मी कि ठीक है, उन्होंने मुझे बताया कि ठीक है, अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक्स से हो सो एम्बेडेड एक ऑप्शन है,
एम्बेडेड में अंदर मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। IoT एक ऑप्शन है जहां पे आप कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करते हो, ठीक है। आपका हार्डवेयर डिजाइनिंग एक ऑप्शन है, प्री सिलिकन एक डिजाइन ऑप्शन है, पोस्ट सिलिकन एक डिजाइन ऑप्शन है। और उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि किस चीज के लिए तुम्हें क्या क्या स्किल सेट डेवलप करने हैं, ओके, क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं करना है। सो वो एक मीटिंग उनके साथ 1 आवर का, एंड आई एम ब्लेस्ड कि वो मुझे उन्होंने एक आवर दिया, वो मेरे लिए एक बहुत ट्रांसफॉर्मेशन। आमतौर पर ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है। कौन किसी को क्यों दिखाएंगे वो सारे स्कोप क्या क्या है। एक्चुअल में मैंने उनको अप्रोच किया जाके। हाँ, लेकिन स्टिल मतलब एक अनजान व्यक्ति को 1 आवर देना, हाँ, वो एक कौन करता है ऐसा काम, कौन करता है। तो उन्होंने मुझे स्किल सेट दिया और आई थिंक वो एक बहुत अच्छी मीटिंग थी। रीजन बीइंग क्योंकि मुझे पता चल गया कि मैं जहां पर हूं वहां से क्या क्या बन सकता हूं और मुझे उसके लिए क्या क्या करना है। सो बेसिकली विजन वहां मेरा क्लियर हुआ, क्योंकि मेरा उनसे इंटरेक्शन बहुत अच्छा हुआ था, ट्रेनिंग काफी अच्छी सेट हुई। देन मैंने उन्हीं के अंडर सेकंड ईयर का इंटर्नशिप किया विच इज 30 डेज। और मुझे फ्रेंकली अपनी लाइफ में पहली बार इतना मजा आया टेक्नोलॉजी के साथ खेलकर कि मैंने नेक्स्ट 2 मंथ्स अपने कॉलेज में ये बोला कि मैं बीमार हूं, और मैंने अपना 1 मंथ का जो ट्रेनिंग था दैट इज पेड वन। हाँ, स्टिल मेरा मतलब मेरा अप्रोच देख के उन्होंने अलाउ कर दिया कि ठीक है तुम कंटिन्यू कर सकते हो। वो एक प्रोजेक्ट फिनिश होना था। हाँ, और उस प्रोजेक्ट फिनिश करने के लिए मैं आराम से पूरा 3 महीने वहीं दिल्ली बैठा रहा, अपना काम किया, मुझे कोई सैलरी नहीं मिली। मुझे उन्होंने अलाउ किया, यहाँ कॉलेज में वापस आया और सर्टिफिकेशन सिर्फ 30 डेज का सबमिट किया। इट्स ओके, बट वो मेरे लिए लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन था, क्योंकि मैंने पहली बार टेक्नोलॉजी के साथ खेल के वो एक पहली बार खेला और इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिली। हाँ, कि नॉलेज कहां से कहां पहुंच गई। उसके बाद फिर मैं कंटिन्यूसली उनके टच में रहा। पूरा 3rd ईयर में पूछता रहता था उनसे कि अच्छा आप क्या करना है, आप क्या करना है। तो उन्होंने मुझे पूरा बात बताया कि तुम्हें ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। फिर मैंने डिसाइड किया कि ओके, मैंने प्रीवियस एक गलती करी थी जहां पे मैं चीजों को अपने हिसाब से प्लानिंग नहीं कर रहा था। तो वहां से मैंने, क्योंकि एक बार गलती है दैट इज ओके, दोबारा नहीं। बिल्कुल। तो मैंने वहां पे पूरा प्लान किया सेमेस्टर वाइज कि इस सेमेस्टर मुझे ये पढ़ना है, इस सेमेस्टर मुझे ये पढ़ना है, इस सेमेस्टर मुझे ये पढ़ना है। मतलब ये वो चीजें थी जो सब्जेक्टिव नॉलेज से अलग था। हाँ, सब्जेक्टिव नॉलेज से अलग था ये। जो मेन बुक्स होती हैं सेमेस्टर्स में वो तो थी, लेकिन जो गाइडेंस मिली थी कि बेटा अब इस टाइम पे तुम्हें ये चीजें एक्स्ट्रा पढ़नी चाहिए, जो आमतौर पर बताता नहीं है कोई भी, वो इनको नॉलेज मिली थी। अब इनके ऊपर था कि ये उनको पढ़े या ना पढ़े। अगर इनको करियर बिल्डअप करना है और सही पाथ चुनना है तो वो इन्हें पढ़ना चाहिए था, और इन्होंने वही किया। क्योंकि अगर आप आज की डेट में बुकिश नॉलेज लेके मार्केट में जाते हो तो मैक्सिमम लोग बोलते हैं जॉब नहीं है। बिल्कुल। एज अ सीनियर टेक्निकल लीड मैं बोलता हूँ जॉब भरी पड़ी है, पॉइंट इज कि हमें स्किल सेट ही नहीं मिल रहा है। बिल्कुल। तो प्रॉब्लम ये है। फिर उसके बाद मैं 3rd ईयर इंटर्नशिप में फिर से उनके अंडर गया। मैंने प्रीवियस अपनी उसमें जो बेसिक कंट्रोलर्स हैं 8051, AVR, PIC, ये खत्म किए थे। ठीक है। ओके, इन 3rd ईयर इंटर्नशिप दैट इज 45 डेज। उसके बाद कॉलेज में आके आपको सब कुछ पेपर वर्क सबमिट करना पड़ता है। तो उस 45 डेज में मैंने प्लान किया कि ओके, 2nd ईयर से 3rd ईयर तक मैंने अपनी C पे, जो मेरा पहले से स्ट्रॉन्ग था, उसमें बहुत ज्यादा वर्क किया। एंड 3rd ईयर इंटर्नशिप में मैंने ये ARM एडवांस प्रोसेसर्स पे वर्क करना शुरू कर दिया। यहाँ पे मैं कंट्रोलर की दुनिया से निकल के प्रोसेसर की दुनिया में, ओके, जहाँ पे लिनक्स और ये सब भी इन्वॉल्व होने लगा। एंड इन माय लास्ट सेमेस्टर, 8th सेमेस्टर, कॉलेज में कुछ ज्यादा खास नहीं होता है, सिर्फ आपको या तो जॉब ढूंढनी होती है या प्रोजेक्ट डिजाइन। बस। सो मैंने प्रोजेक्ट के नाम पे मैं फिर से उन्हीं के पास गया, और उस टाइम पे मैंने रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है, आप स्क्रैच से कैसे डिजाइन करते हो, उसका पूरा OS के लेयर्स, पूरा वो डेप्थ लेवल पे पढ़ा, और पढ़ने के साथ साथ उसको इम्प्लीमेंट भी किया, जो कि मेरे लिए एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन था नॉलेज में। वो कितने टाइम क्या था? दैट इज अराउंड 6 मंथ। 6 मंथ मैंने पूरा डेडिकेशन के साथ अपने स्किल सेट पे वो। और उस टाइम पे कॉलेज से झूठ भी नहीं बोलना पड़ता, वो कॉलेज से अलाउ होता है। उस टाइम कॉलेज से अलाउ होता है। आप उनको बोल दो कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूशन में बैठे हो लास्ट सेमेस्टर में, तो अलाउ करते हैं, NOC मिल जाती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। हाँ, जब कॉलेज में प्लेसमेंट होता था, सो दिल्ली और देहरादून को ज्यादा दूर नहीं है, तो हम लोग प्लेसमेंट में आ जाते थे वापस। एंड मेरा TCS में उस टाइम हुआ था, एंड जब मेरा ज्वाइनिंग आया, आई थिंक 14 जून 2014 लास्ट हमारा पेपर था। ओके, एंड अगस्त में मेरा TCS में ज्वाइनिंग था। ठीक है। ओके, सो अब बेस्ट पार्ट ये था कि मैं जैसे ही मेरा सब कुछ खत्म हुआ, मैं वापस दिल्ली गया। ठीक है। ओके, एंड
मैं उनसे ही मिलने गया जिनके अंदर मैंने ट्रेनिंग की थी सर के अंदर। ठीक है। तो ही के टोल्ड मी कि कहाँ ज्वाइन कर रहे हो, लाइक सर टीसीएस ज्वाइन कर रहे हैं, एंड दे आर लाइक कि हाँ कितना पैकेज पे ज्वाइन कर रहे हो, लाइक कि सर एक्स पैकेज पे समथिंग पे ज्वाइन कर रहे हैं। देन ही कैन टोल्ड मी ओके आई विल गिव यू एक्स अमाउंट एक्स्ट्रा, यू कैन जॉइन अस। एंड सिंपली द फैक्ट इज कि आपके पास मार्केट में स्किल सेट है, कोई बंदा आता है 80% अगर उसके पास है भी तो ही विल टेक अराउंड 1 ईयर टू, वो स्क्रैच से उठ के 1 ईयर ले लेगा, बिल्कुल समझने में। वहां पे भी वो कुछ डिलीवर नहीं कर पाएगा, केवल तब तक तो गेन ही करेगा नॉलेज, अपनी नॉलेज गेन करेगा, हाँ आउटपुट नहीं दे पाएगा तब तक वो। बट मैं कॉलेज के तुरंत निकलते ही एकदम रेडी टू यूज, भाई सेकंड ईयर में उनके पास काम किया, थर्ड ईयर के बाद उनके पास किया, फाइनल ईयर में फिर उनके पास काम किया, वो पूरी टीम आपको जानती थी, इसलिए शायद उन्होंने हाँ आपको अप्रोच करी। और आई थिंक एक फ्रेशर्स के पास इतने स्किल सेट मिलते भी नहीं है। हाँ ठीक है। एंड देन आई एम आल्सो वेरी एक्साइटेड कि लाइक कि ठीक है टीसीएस में जाएंगे, ट्रेनिंग होगा 6 मंथ, फिर बर्बाद होगा, यहाँ पे डायरेक्ट दुबई पुलिस का बिल्कुल, और बिल्कुल टीसीएस में नया एनवायरनमेंट मिलता, हाँ कम्युनिकेशन टाइम लगता उस चीज में सब कुछ, और यहाँ सब कुछ एक घर परिवार जैसा था। हाँ, आप 4 साल से उन्हीं के पास थे एक तरह से। हाँ 4 साल से ऑलमोस्ट मैं या तो वर्चुअली हाँ या प्रेजेंट या फिर रियली। हाँ मैंने कहा सर प्रोजेक्ट बताइए आप किस में लेंगे, तो दे आर लाइक कि दुबई पुलिस का प्रोजेक्ट है, हमें कैमरे इंस्टॉल करने, सो बेसिकली कैमरे के ऊपर वर्क है, कैमरा है, कैमरे से पूरा फुटेज उठाना है, 4G पे पुश मारना सर्वर पर। ठीक है। और वहां पे ये था कि अगर कोई भी फर्स्ट टास्क ये था हम लोगों का कि अगर कुछ भी गड़बड़ होता है, एक्सीडेंट हुआ है, कोई सिग्नल तोड़ के भागा है या कुछ भी है, तो सिस्टम अपने आप डिटेक्ट करे कि कुछ गड़बड़ हुआ है। ठीक है। और अगर वो भाग रहा है तो आपका पॉसिबल पाथ कितने हो सकते हैं, जहां से वो भाग सकता है, जहां से वो भाग सकता है, वो प्रिडिक्ट करना है। पुलिस को रेडियो में सिंपल कम्युनिकेशन आरएफ हो गया, कम्युनिकेशन इफेक्ट करना है और उनको बोलना है कि उनको किस लोकेशन पे जाके किसको ट्रेस करना है। ओके सो एज अ फ्रेशर ये मेरे लिए बहुत फैसिनेटिंग था कि ओके हमें ये सब टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है। सो देन मैंने कहा ओके डन, पहली बार मनी मैटर, मतलब आपको कैंपस से ज्यादा मिल रहा है। देखिए आमतौर पर ऐसा नहीं होता है, मतलब एक ऐसा बच्चा जो कि स्कूल लाइफ तक कुछ प्लान नहीं किया था, कोई प्लान, कॉलेज के फर्स्ट ईयर तक कुछ प्लानिंग नहीं थी, वो जो रीयूनियन थी ना इनकी, वो लाइफ चेंजिंग रीयूनियन कह सकते हैं उसने। हालांकि इनके दोस्तों ने किसी ने कोई ना कुछ इंसल्ट ना कुछ टाइप किया हो, लेकिन एक अपने आप में होता है कि हाँ भाई आंख खुल गई, जब जागो तभी सवेरा, जैसे होता है ना कहावत। तो वो फर्स्ट ईयर जो था ना इनका, फर्स्ट ईयर के बाद की रीयूनियन, उसने इनको इतना इम्पैक्ट डाल दिया कि मेरे सारे दोस्त जब ऐसी जगह पर हैं और मैं भी उन्हीं के साथ पढ़ा हुआ हूं, मेरे भी अंदर भी वही कैलिबर है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। उसके बाद कुछ इनके एफर्ट से, कुछ इनके सिस्टर के थे गाइडेंस, दोनों ने मिलकर ऐसा कमाल किया। आमतौर पर बच्चे बड़े खुश होते हैं टीसीएस का प्लेसमेंट लेके, लेकिन जितना प्लेसमेंट टीसीएस का मिल रहा था उससे ज्यादा ऑफर मिला उसी कंपनी में जहां पर इन्होंने ट्रेनिंग की थी। तो ये है देखिए डेडिकेशन और हार्डवर्क। और अभी सुनते रहिए, आगे बहुत कुछ है आपके लिए, कैसे कैसे करके इन्होंने स्विच किया और अब जहां पर हैं मजा ही कुछ और आएगा, सुनते हैं आगे का। ओके सो उसके बाद मैं वहां पे अप्रोक्सीमेटली 2 ईयर वर्क किया, क्योंकि मैं पिछले 4 साल से भी पहले से था, बिल्कुल 2 साल फुल टाइम पे वर्क किया, एंड लाइक कि ओके इट्स अ गुड टाइम, यहाँ पे टेक्नोलॉजी रिपीट हो रही है, कुछ नया गेन नहीं हो रहा है। फिर मैंने सोचा कि आई थिंक क्योंकि स्टेबिलिटी मुझे कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं आती थी, लाइक कि ठीक है अब स्विच करते हैं। और उस टाइम पे मेरे पास एक बहुत अच्छा ऑफर आया था, गुड़गांव बेस्ड कंपनी थी LMD हाईटेक, वहां से ऑफर आया। दे हैव टोल्ड मी कि जियो स्क्रैच से डेवलप हो रहा है, ओके, एंड वी विल ऑफर यू कि आप जियो का स्क्रैच से टेक्नोलॉजी डेवलप करो। ध्यान से सुनना, जियो ये वही जियो है जिसका फ्री का इंटरनेट मिला था आप लोगों को, वो इस क्रैश से शुरू कर रहे थे ये लोग, सुनते रहे ना। एंड दे हैव ऑफर मी वेरी गुड अमाउंट आल्सो, सो वो भी एक मोटिवेटिंग फैक्टर रहता है। एंड सेकंड थिंग था कि हाँ ठीक है मैं मुंबई जाऊंगा, उससे पहले मुझे कुछ नहीं पता था, बस मैं 2 चीजों के लिए एक्साइटेड था कि जियो की एकदम फ्रेश टेलीकॉम का पूरा स्क्रैच से डेवलप करना। जियो के बारे में हालांकि कोई जानता कोई नहीं था इतना कि जियो इतना बड़ा ब्रांड बन जाएगा एकदम से, उस टाइम पे कुछ नहीं, किसी को नहीं मालूम था, लेकिन हाँ एक नया था और जीरो से शुरू करना था उसको, तो इन्हें बहुत अच्छा मतलब एक्सपीरियंस मिलता वहां पर। हाँ। और नो डाउट देखो सैलरी तो रहती है, तो वो तो थी। हाँ, सो मैंने फ्लाइट ली, एंड वो मेरी लाइफ की पहली फ्लाइट थी। अच्छा। दिल्ली एयरपोर्ट से मैं मुंबई एयरपोर्ट उतरा, मैं वाशी गया, वहां पे होटल में रुका, और सुबह कैब आया, मैं कैंपस गया, दैट इज RCP रिलायंस कॉर्पोरेट पार्क,
और आई बेट यू मैं यूरोप में भी रह चुका हूँ। वर्ल्ड में शायद उससे ज्यादा लग्जरी कैंपस मैंने आज तक नहीं देखा कि हेलीकॉप्टर खड़े हैं, प्राइवेट जेट खड़े हैं, और फिर मैं TC22 बिल्डिंग में जाके बैठा हूँ। एंड वन थिंग इज कि आप पहले दिन जाके बैठे हो और मुकेश अंबानी आ रहा है तो वो एक बहुत अलग सा था, मतलब वो बहुत अलग एक्सपीरियंस, बहुत अलग था। आप हफ्ते भर वहां रुके हो, एक तो इतना लग्जरी ऑफिस था, और ऊपर से आप सारे बॉलीवुड को देख चुके हो एक हफ्ते में। बिल्कुल, सारे आप जिन लोगों को टीवी पे देखते हो आप उनको अपनी आंखों से देख चुके हो, और सब आपके मतलब सेम बिल्डिंग में बैठ रहे हैं, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस था। सबसे पहले हमने रिलायंस ने, जियो ने आरकॉम 2000 में बेसिकली अपना टेलीकॉम डेवलप किया था 2G पे, उनके एसेट्स की वजह से, क्योंकि उनका प्राइम लोकेशंस पे उनके एसेट्स से 500 करोड़ में वो पूरा कैप्चर किया था। तो आवर फर्स्ट टास्क इज, जो हमारी टीम का था, कि उनकी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को हमें करंट 4G टेक्नोलॉजी से इनेबल करना था, और बेसिकली जो रिलायंस का सर्वर है दैट इज इन सेंटा क्रूज, उसके साथ इंटीग्रेशन करना था। सो दैट्स आवर फर्स्ट टास्क। सो हम लोगों ने ये सब किया। वहां पे मुझे मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज मिली, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बहुत सारी प्रोटोकॉल सीखने के लिए मिली जो कि नॉर्मली यूज नहीं होती हैं। मुझे IP पोर्ट फॉरवर्डिंग, मतलब जो IoT का जो टॉप लेवल का टेक्नोलॉजी होता है वो सब सीखने को मिला वहां पे। उसके अलावा मेरे को बैटरी पैक्स बनाने का बहुत अच्छा मौका मिला। मुझे सेल्स के बारे में रिसर्च करने का मौका मिला कि अच्छा लिथियम आयन होता है, लिथियम आयन फॉस्फेट कोर होता है, किसका चार्जिंग डिस्चार्जिंग कर्व क्या होता है, हीट सिग्नेचर कैसे वर्क करता है। ठीक है, मल्टीपल कोर टेक्नोलॉजीज है। तो वो करा, खुद बनाया। आई थिंक बेस्ट पार्ट इज कि डिफरेंट एरिया में उसको डिप्लॉय करने के बाद बिल्कुल क्या इम्पैक्ट आएगा वो था। अच्छा, एक यहाँ पे जियो में जो मेरा दैट्स माय फर्स्ट MNC, तो एक जो मेजर चेंज था वो ये था कि प्रीवियस कंपनी में, जो कि एक स्टार्टअप था, हम लोग 8-8 आवर 10-10 आवर काम करते थे। इट्स क्वाइट फ्रस्ट्रेटिंग, क्योंकि आपका पर्सनल लाइफ नहीं बचता था और आपको पढ़ने का मौका नहीं मिलता था, बिल्कुल, या जो भी आप एक्सप्लोर करना चाहें। बट जियो में था, ये फर्स्ट टाइम था कि आपको कब आना है आप आओ, जब जाना है आप जाओ, अटेंडेंस लगानी है लगाओ, नहीं लगानी है मत लगाओ, जो करना है करो। आप 2 घंटे में काम खत्म करो, 4 घंटे में काम करो, इट्स अप टू यू। आपको रात को करना है बैठ के, आप रात को करो, दिन में नहीं मजा आ रहा है। एंड वो लोग बेसिकली क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं। एंड द सिंपल रीजन इज, आपने एक गलत अनस्टेबल टेक्नोलॉजी डेवलप करी और डिप्लॉय कर दिया है। लेट अस अज्यूम आपने उसने कर्नाटका में डिप्लॉय किया, जल्दबाजी में। और कर्नाटका में अप्रोक्सीमेटली 6 लाख टावर्स है। ओके, अगर कुछ इश्यूज क्रिएट होते हैं तो आपको 6 लाख मैन पावर चाहिए, एंड बजट चाहिए $billion का सिर्फ उसको वापस लाने के लिए। सो बेसिकली वहां मेरे को पहले उस दौरान तकलीफ भी तो होगी सबको। हाँ, ह्यूज लॉसेस, आपका नाम भी खराब होगा। जितने कस्टमर्स आपके सेल साइट्स को यूज कर रहे होंगे, नेटवर्क यूज कर रहे होंगे, उनके काम मतलब डिस्ट्रॉय होंगे, जो पेंडिंग पड़ेंगे। सो दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस एक लो लेवल कंपनी और एक हाई लेवल कंपनी में। हाई लेवल कंपनी में आपको बहुत रिलायबल टेक्नोलॉजी चाहिए। वहां पे मतलब ठीक है कि हो जाएगा या नहीं, ये नहीं चलता, वो नहीं चलता। वहां पे बहुत स्ट्रिक्ट टेस्टिंग होती है। आपका जब बिल्कुल फीचर पास होता है देन वो रिलीज किया जाता है। बिल्कुल, एज अ टेक्निकल पर्सन आप एक टीम में बैठते हो। जब भी हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होता था, सो वो हमसे सीधा पूछते थे, वो हमें नहीं बोलते थे। जब छोटी कंपनी में हमें बोला जाता था कि यू हैव 1 month, यू हैव टू फिनिश दैट वर्क। बट रिलायंस में बिल्कुल ही अलग हो गया था हमारे लिए। हमें बोला जाता था कि तुम बताओ कि तुम्हें कितना टाइम लगेगा ये टेक्नोलॉजी डेवलप करने में। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ऐसा नहीं कि आपने स्टार्टिंग में बोल दिया 3 months या उन्होंने बोल दिया, तो वो फिर भी बोलते थे, क्योंकि दे आर एक्सपीरियंस पीपल। वो बोलते थे कि भाई तुम देख लो, तुम 3 महीने में कर लोगे। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि अगर 2 महीने के बाद तुम्हें लगता है कि नई चीजें यहाँ अटक गई हैं, और टाइम चाहिए, हाँ, तुम उन्हें इन्फॉर्म करते हो मंथली मीटिंग में या वीकली मीटिंग में, कि सर हम यहाँ अटक गए हैं, इस इशू को रिजॉल्व करने में टाइम लगेगा, या हो सकता है क्योंकि आप जब एक बड़ा प्रोडक्ट डेवलप करते हो नई डिफिकल्टीज आएंगी, इसमें नई डिफिकल्टीज आएंगी। अच्छा, सप्लाई चेन का भी हो सकता है, चाइना से कुछ आ रहा है वो लेट हो गया, कुछ भी हो सकता है, XYZ फैक्टर हो सकते हैं। तो अगर आप उनको इन्फॉर्म करते हो तो वो लोग आप कहते हो कि नहीं, वी नीड 6 month मोर और 1 year मोर, और आपके पास जेन्युइन रीजन है, तो तुरंत चीजों टाइमलाइंस को बढ़ा दिया जाता है। वहां पे ये नहीं होता कि नहीं आपने ये कहा था तो नहीं इतने वक्त में होना है, ये नहीं था। सो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा रिलायंस का। एंड देन जब रिलायंस का टेलीकॉम साइट्स का टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया पूरा, उसके बाद सिर्फ बेसिक वर्क चालू हुआ था कि
आप वहां पे जितने भी सेंसर्स हैं या सब कुछ है उनको ब्रिज नेटवर्क क्रिएट करके सिर्फ कनेक्ट करना है सर्वर हाँ। रूम से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेंसर थे जो वाईफाई या BLE पे नहीं चलते थे, ठीक है, सिंपल हाँ, वायर्ड का वायर्ड protocol। कनेक्शन, हाँ, तो बस उनको इंटीग्रेट करके कंट्रोल करना था। हाँ, मैंने लाइक ठीक है, आई थिंक अब हो गया। अब मेरा काम हो गया यहाँ पे हो गया। अब कुछ नया चाहिए। एंड फ्रेंकली जैसा वो कैंपस था, जो फैसिलिटीज थी वहां पर, हाँ, सो जनरली लोग नहीं छोड़ते, हाँ, बिल्कुल, लोग वो रहता है कि हाँ ठीक है। अब लाइफ सेट है बस। हाँ, क्योंकि देखिए एक है सर्विस बेस, हाँ, एक है प्रोडक्ट बेस और हाँ, एक है OEM। हाँ, आप इंडिया के टॉप OEM के हेडक्वार्टर में बैठे हो, तो वहां से लोग नहीं छोड़ते हैं। हम्म, बट एन लाइक ठीक है, अभी लाइफ का वो एज नहीं आया कि हाँ मैं सेटल हो जाऊं, सेटल हो जाऊं। हाँ बिल्कुल। फिर मेरे को बैंगलोर से ऑफर आया यूलू बाइक से। एंड बेसिकली यूलू बाइक की अगर बात करें, सो यूलू बाइक माइनर मोबिलिटी, बेसिकली आप माइनर मोबिलिटी को इस तरीके से समझिए, लेटेस्ट अज्यूम आपको 6 to 7 किलोमीटर तक जाना है। सो बेसिकली अभी आई थिंक नॉर्थ इंडिया में ये सब नहीं होता है, बट साउथ में होता है। अगर आपको, मैं अपने घर पे हूँ और मुझे 6 से 7 किलोमीटर जाना है, सो दे आर लुकिंग फॉर द माइनर मोबिलिटी कम्युनिकेशन, सॉरी, और ट्रांसपोर्टेशन, जहां पे वो लोग ये करते हैं कि ठीक है मैं अपने घर से बाहर जाऊंगा, एक जोन होगा, वहां पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खड़े रहेंगे, मुझे अपने फोन से स्कैन करना है, सब कुछ ऑथेंटिक होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्ट हो जाएगा, अनलॉक हो जाएगा, मुझे जहां जाना है मैं जाऊंगा, वहां पे पार्किंग में पार्क करूंगा, उसी जोन में, उनके जोन में, ठीक है, वो मैप पे शो करेगा, हाँ, आप पार्क करोगे और आप चले जाओगे। सो अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो एक बहुत अच्छा आइडिया था, बिल्कुल। और वो 2018 में बिल्कुल स्टार्ट ही हुआ था, फ्रेश स्टार्ट हुआ था। मेरा जो इंटरव्यू था वो सबसे मजेदार था उस टाइम पे दुनिया जिंदगी का। ओके, सो आई हैव 4 year ऑफ एक्सपीरियंस एंड आई एम हैप्पी कि अगर कोई, क्योंकि मैं बैंगलोर जाना चाहता था, बिकॉज मेरे कुछ दोस्त थे वहां, एंड मैं 2-3 बार घूम कर आया था, तो मुझे पता था कि कितनी टेकी सिटी है, हाँ, और अलग लेवल है उसका। मैं ये था कि ठीक है अगर वो मुझे 10 लाख भी देंगे, आई एम फाइन। सो वहां पे गया तो मुझे पहले से बोर्ड का पता था यूलू बाइक के, कि CTO बेसिकली US रिटर्न है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट है, ओके, और CIA के लिए अफगानिस्तान वॉर कर चुके हैं। जो CEO है अमित गुप्ता, सो बेसिकली वो VC सर्कल है, एंजल इन्वेस्टर्स में बैठते हैं, सो इज अ वेरी रिचेस्ट पर्सन, सेल्फ मेड थे, तो मुझे पता था कि चीजें, तो मैं बहुत तैयारी करके गया था, पर वहां सब कुछ उल्टा ही हुआ। मैं इंटरव्यू में बैठा, दे आर आस्किंग अबाउट कि व्हीकल टेक्नोलॉजी के बारे में बताओ, तुम्हें क्या क्या पता है। अच्छी बात ये थी कि व्हीकल टेक्नोलॉजी में बैटरी पैक्स में काम करके आया था, रिलायंस कम्युनिकेशन पे काम करके आया था, ओके, और रिलायंस उस समय, रिलायंस पेट्रोलियम बहुत ज्यादा हाइड्रोजन पे वर्क कर रहा था, तो मुझे हाइड्रोजन का अच्छा खासा पता था। तो आधा घंटा डिस्कशन हुआ, उन्होंने मुझसे कोई टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछा। दे हैव चेक कि मेरे को टेक्नोलॉजी समझ में आती नहीं आती है, मेरे स्किल सेट या विजन सही है कि नहीं है, बातों से ही चल जाता है पता, बड़े लोगों को। वो बातों से उन्होंने आधा घंटा किया। आफ्टर हाफ एन आवर they have told me कि we have this vehicle which we have imported from China, अब चला के देखो और बताओ क्या कर सकते हो उसमें। मैंने उन व्हीकल्स को चलाया, तो मैंने उनको बताया कि ओके ये व्हीकल में एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा है, हमें PWM कम करना पड़ेगा, ये और फ्यूचर में हम क्या क्या कर सकते हैं। एंड आई थिंक 1.5 hour के बाद हम लोग मीटिंग रूम में गए। दे टोल्ड मी कि ओके एवरीथिंग इज फाइन, आप कब से ज्वाइन कर सकते हो। मैंने कहा सर दिवाली है, दिवाली के बाद मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। लाइक ओके 16 लाख इज ओके फॉर यू, आई एम ओके विद 10 लाख। दे डायरेक्टली ऑफर मी 16 लाख। और उस समय एक मस्त बात मेरे मन से निकली कि सर नाउ आई हैव सेटल्ड डाउन इन साउथ इंडिया, तो मेरा फ्लाइट एक्सपेंसेस इंक्रीज होगा साल में, एंड आई थिंक 16 नॉट इनफ फॉर मी। अगर वो बोलते नहीं मैं एक्सेप्ट कर लेता, बट दे हैव टोल्ड मी कि ठीक है ओके 2 लाख का ई शॉप भी ले लो, एंड दे ऑफर मी टोटल 18 लाख। कहां प्लानिंग 10 की थी और कहां डबल में बात आ गई 18 में लाख। तो फ्रैंकली मुझे उस टाइम समझ नहीं आया ऑफिस में बैठ के कि हुआ क्या। मैं बस खुश था, उन्होंने मुझे ज्वाइनिंग लेटर निकाल के दिया, नवीन ने साइन किए उसके ऊपर, एंड देन आई हैव कॉल्ड माय फ्रेंड, ही इज वर्किंग इन बॉश, ही इज इन ऑटोमोटिव। तो मैंने उसको फोन किया कि लाइक कि भाई तू बैंगलोर ऑफ कहाँ पर है, तो उसने कहा कि मैं ऑफिस में। मैं ऑफिस में गया उसके साथ, एंड देन मैंने उसे ज्वाइनिंग लेटर दिया। ही इज आल्सो सरप्राइज कि ये क्या था। और फिर मैं वहां से एयरपोर्ट निकला, मुंबई वापस आया, मैंने रजिस्ट्रेशन डाला, देन बैक टू बैंगलोर। फिर यूलू में हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल स्क्रैच से डिजाइन किया, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन।
जहाँ पे हमने बैटरी पैक्स में बहुत इनोवेशन किया, क्योंकि आई थिंक किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल का हार्ट होती है बैटरी होती है। अगर आप उसका चार्जिंग डिस्चार्जिंग कर वो टेम्परेचर मेंटेन करते हो तो दैट्स योर एसेट। ठीक है, तो हमने उस पर बहुत वर्क किया, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप किए पूरा का पूरा। ठीक है, एंड वी हैड आल्सो वर्क विद बैक एंड टीम, सो बेसिकली जो सर्वर ये सब चीजें हैंडल करती है। तो क्योंकि एंड ऑफ द डे गाड़ी को लॉक करना, अनलॉक करना, मोटर को ड्राइव करना, या फिर एक यूजर एक्सपीरियंस को अच्छा करना, ये हमारा काम था। बट अगर एक व्हीकल रोड पे खड़ा है, कोई उसको यूज करने के लिए यूज कर रहा है या चोरी करने के लिए यूज करना है, दैट इज अ पार्ट ऑफ डेटा प्रोटेक्शन, मशीन लर्निंग, एआई। बिल्कुल, आप डेटा से बिल्कुल। यूलू बाइक का आपका मतलब टेक्नोलॉजी स्टेबल हुई, फिर उसके बाद कोविड हिट कर चुका था, फर्स्ट वेव। ओके, देन आई रियलाइज कि ओके, क्योंकि उस टाइम पे बहुत फायरिंग वगैरह हुई थी। फ्रैंकली अब टेक्नोलॉजी में स्ट्रांग हो और आपके ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके फाउंडर्स बहुत अच्छे स्टेबल लेवल पर है, बट स्टिल मेरे को लगा कि अब आई थिंक इट्स द बेस्ट टाइम टू गो बैक टू एमएनसी। उसी टाइम मेरे पास एलएनटी से ऑफर आया। ओके, मैं एलएनटी के नाम से बहुत एक्साइटेड नहीं था, बट दे हैव ऑफर मी कि हाँ आप पोस्ट सिलिकॉन वैलिडेशन में जा सकते हो, एंड फॉर एवरी ईसी पर्सन वो एक ड्रीम जॉब होता है। ओके, कि आप कंट्रोलर को आप खेलोगे नहीं, सिर्फ प्ले नहीं करोगे उसकी, आप बनाओगे उसको, उसके अंदर क्या क्या होता है, अंदर क्या क्या होता है, आप जाओगे। एंड लाइक ओके, एंड देन मैंने एलएनटी चूज किया। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, जितना मैं पिछले 8 साल में नहीं सीख पाया था, उतना मैं पिछले 2.5 साल में सीख चुका हूँ। जहां पर मैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आप फ्लिप फ्लॉप्स पढ़ रहे हैं या गेट्स पढ़ रहे हैं या कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो रियल टाइम में हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं, हम वहां पे इंजन डिजाइन कर रहे हैं, हम लोग परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं। यहाँ पे मतलब पहले मुझे नहीं समझ में आता था कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बना है या 2 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बना है, तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा यूसेज में, हीट सिग्नेचर क्या आएगा। लेकिन अब एक्चुअल में हम उसी को बना रहे हैं, वहां पे डेवलप कर रहे हैं, अब हम लोग एक्चुअली कर रहे हैं। सो इनिशियली एलएनटी में मैंने इंटेल के साथ वर्क किया, एंड नाउ करंटली वी आर वर्किंग ऑन विद क्वालकॉम। तो हम वहां पे 2 नैनोमीटर का एसओसी डिजाइन कर रहे हैं, बीएलई का। तो वहां पे हम लोग पूरा नेक्स्ट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, तो वो अलग ही फैक्टर है अभी। तो जो आप ये बता रहे हैं कि एलएनटी में पहले क्वालकॉम, तो वो तो प्रोसेसर बनाते हैं, है ना, तो मोबाइल्स के प्रोसेसर या फिर किस चीज के प्रोसेसर बनाते हैं ये? ओके, सो बेसिकली क्वालकॉम डील करता है मोबाइल के प्रोसेसर। अच्छा, मतलब वो लोग क्वालकॉम का आपने कभी नहीं सुना होगा कि लैपटॉप में क्वालकॉम का लगा हुआ है। हाँ, लैपटॉप में इंटेल होगा, एएमडी होगा, एएमडी, ओके, या फिर आपका एनवीडिया का होगा। एनवीडिया सिर्फ डील करता है ग्राफिक्स के साथ। ओके, सो बेसिकली अगर आप डील करोगे, एनवीडिया इज अ पायनियर ऑफ सेमीकंडक्टर वर्ल्ड। ओके, एनवीडिया के कोई आसपास भी नहीं है, पर उनका डोमेन ही अलग है, वो वहां पहले से उसी में है और एक्सपर्टाइज है उसमें। सो बेसिकली क्वालकॉम सिर्फ फोकस करता है टैब पे और मोबाइल फोन्स पे, दैट्स इट। तो हम लोग अभी उसका पूरा का पूरा डेवलप कर रहे हैं। तो एलएनटी बेसिकली क्वालकॉम को क्या मतलब प्रोवाइड कर रही है? वो प्रोसेसर बनाने में हेल्प कर रही है उनके? नहीं, प्रोसेसर बनाने में हेल्प नहीं कर रही है। बेसिकली जो ओईएम होते हैं, हाँ, वो कभी डायरेक्ट वर्क नहीं करते टेक्नोलॉजी पे। अच्छा, दे हैव डिसाइड कि क्या बनाना है, क्या पैरामीटर्स हैं और क्या अचीव करना है। ठीक है, सो बेसिकली वो जो सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जैसे टीसीएस, इंफोसिस, इनको वर्क दे देते हैं। ओके, वी हैव डेवलप्ड ऑल द टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग। हम उनको जब देते हैं तो वो सिर्फ उस पर टेस्ट करते हैं। ओके, सो बेसिकली जैसे क्वालकॉम में जो एम्प्लॉइज होंगे या वो उस पर टेस्ट केसेस रन करके देखेंगे कि जो हमने डेवलप किया है वो एकदम परफेक्ट है कि नहीं है। इफ इट इज मैच तो वो पास कर देते हैं, और जब वो पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो उसके इंटीग्रेट करके वो लोग पूरा का प्रोसेसर डिजाइन करके मार्केट में लॉन्च करते हैं। तो ओके, पूरा मतलब ऐसा मान लेते हैं कि आप लोग क्वालकॉम को जो प्रोसेसर है ना मेनली वो बना के दे रहे हैं। हाँ, हम लोग उसको आगे टेस्टिंग, अच्छा, एक पार्ट आप लोग बना के दे रहे हैं जो आपकी कंपनी करती हुई काम स्पेसिफिकली, उस पे टेस्टिंग ओके की स्टैम्प लगा के वो लोग आगे पास करते हैं। वो लोग पास क्या करेंगे, वो असेंबल करके पूरा प्रोडक्शन और वो सब देखते हैं। वो पूरा आगे प्रोसेस करेंगे प्रोसेस को। तो अभी आप फाइनली एलएनटी के साथ ही काम कर रहे हैं? हाँ, अभी एलएनटी के साथ ही काम। तो देखिए, ये थी इनकी जर्नी जो एक छोटे से स्टार्टअप से चालू हुई थी और अब एक एमएनसी में है। एक मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस था, एंड आई गेस मुझे पहली बार रियलाइज हुआ कि अगर आपके पास स्किल्स हैं तो सब लोग आपके आगे झुक जाते हैं। तो एक लड़का था, आई थिंक जब मैं यूलू बाइक में था, आफ्टर 6 मंथ उसने एज अ इंटर्न ज्वाइन किया था। वो अपने फाइनल ईयर में था सेम,
ही इज अ डेटा साइंटिस्ट और उसका बहुत अच्छा कमांड था टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो वो हम लोगों के यहाँ आया था। आई थिंक ही इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल, हल्दिया कॉलेज से था वो, पीयूष। तो उसने बहुत अच्छा वर्क किया। सो बेसिकली उसने हमारे सीटीओ को बोला कि उसका कॉलेज का जो प्रोजेक्ट है वो करेगा, और उसमें उसका ये था कि उसको हमारा रेवेन्यू मॉडल सही करना था। तो उसने क्या किया, उसने पूरा डेटा पिछले 6 महीने का यूसेज उठाया कंपनी का, और उसने चेक किया कि ओके कहाँ पे कितने यूजर्स हैं। ओके अगर मॉर्निंग में है तो मॉर्निंग में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टेक पार्क में नहीं होने चाहिए, घरों के नीचे होने चाहिए। ओके ओके 80% या कितना भी सब परसेंट लोग अपने अपने घरों से ऑफिस जाएंगे, ऑफिस जाएंगे तो वहां नहीं होने चाहिए, घरों के पास घरों ज्यादा में होने होने चाहिए। चाहिए। अच्छा उसने ये डिटेक्ट किया कि ओके अगर लोग नाइट शिफ्ट कर रहे हैं तो कितने परसेंट लोग उधर हैं। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसने ये किया कि कहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रिक व्हीकल किस टाइम पे होना चाहिए। और दूसरा उसने फ्यूचर प्रेडिक्शन मॉडल पे ये किया कि अगर वेदर खराब है तो लोग बाइक प्रेफर नहीं करेंगे, बाइक प्रेफर नहीं करेंगे, बिल्कुल लोग कैब प्रेफर करेंगे, तो उस टाइम पे व्हीकल का मूवमेंट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। तो उसने वो प्रिडिक्शन मॉडल रन किया, एंड उसने जब वो फिनिश किया अपने 3 मंथ्स की इंटर्नशिप में, 2 महीने में उसने खत्म किया, एंड तीसरे महीने में उसने सीटीओ को सबमिट किया। सीटीओ ने पूरा मतलब एज अगर वो उसको अपने सर्वर में डालते हैं कोड को, तो पहले वैलिडेट करना उनका काम है। तो उन्होंने पूरा वैलिडेट किया कोड को। ओके 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 सो जब मीटिंग खत्म हुआ तो उन्होंने टेस्ट ट्रायल के तौर पे जो ऑपरेशंस होते हैं कंपनी में 3 चीज होती है। एक सीईओ होता है जो बेसिकली फाइनेंस देखता है, एक सीटी होता है जो टेक्निकल टेक्नोलॉजी देखता है, एक ऑपरेशन टीम होती है, ठीक है, जो कंपनी का ऑपरेशन। तो ऑपरेशन टीम को बोला कि ओके वी हैव डिजाइन न्यू एल्गोरिदम, अब हम ये लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं, नेक्स्ट 7 डेज हम इस एल्गोरिदम पे वर्क करेंगे एंड वी विल सी कि क्या रेवेन्यू बेनिफिट्स होते हैं। ओके और उस लड़के का डिप्लॉय किया गया कोड और रन किया गया। सो बेसिकली पूरे बैंगलोर में नहीं किया गया, पर जो बैंगलोर के पीक एरिया है, पर्टिकुलर एरिया में सेक्टर्स थे, वहां पे डिप्लॉय किया हम लोगों ने। एंड फ्रेंकली सिर्फ एक एल्गोरिदम ने 40% का रेवेन्यू हाइक दिया विद इन अ वीक। सो फिर क्योंकि एम्बेडेड उस समय मैं लीड कर रहा था, और ऐश्वर्या हमारी डेटा साइंटिस्ट थी उस टाइम पे, सो वो लीड कर रही थी। हम दोनों को कैबिन में बुलाया गया जब उसका इंटर्नशिप का लास्ट डे था, और पीयूष को बुलाया गया अंदर। एंड नवीन बोलते हैं पीयूष से कि तुम्हारे पास कितने ऑफर्स हैं, क्योंकि हमें पता था कि वो टेक्निकली इतना स्ट्रांग है, उसके पास इतने होंगे कि मल्टीपल ऑफर्स होंगे उसके पास, बहुत आराम से मिलेंगे। हाँ। तो उसने कहा कि सर मेरे पास 4-5 ऑफर है। तो सर ने सीधा पूछा कि टेल मी वन थिंग कि हाईएस्ट पैकेज किसमें है। तो उसने कहा डेलॉइट पे है, 15 का है। तो नवीन बोला ओके वी विल गिव यू 18, वापस जाओ कॉलेज, एग्जाम खत्म करो, आओ ज्वाइन करो। सो ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस है। ये मेरे लिए भी एक था कि अगर शायद कॉलेज में मैंने इस लेवल पे किया होता, सही बात है। सो ये भी चीज पॉसिबल है। और उन्होंने ये नहीं पूछा उनसे, मतलब मोस्टली लोग कहते कितना बैक है, हाँ, कितने मार्क्स हैं, हाँ, नंबर्स की कोई बात नहीं करता, केवल नॉलेज। 9 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस किसी ने मेरा डिग्री भी नहीं देखा। बस एंड ऑफ द जो ज्वाइनिंग वाले दिन मैं देता हूँ, बस वो स्कैन करते हैं, पंच करके अंदर रखते हैं। बस इंटरव्यू क्रैक करने के लिए आपका स्किल्स ही वर्क करता है। और यही एजुकेशन सिस्टम और करियर डिजाइनिंग में एक सबसे बड़ा गैप है जहां पे आप स्किल्स डेवलप नहीं कर रहे हो, आप मार्क्स के ऊपर जा रहे हो, जो कि इंपॉर्टेंट है, बात ठीक है। लेकिन अगर आपको मतलब एज अपना प्रोफेशन मतलब प्रोफेशनल जर्नी अच्छी करनी है और एक लाइफ स्टेबल चाहिए, तो आपको स्किल्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि मार्क्स पे। ओके लेट अस अज्यूम आपने स्कूल में बहुत अच्छे से कोडिंग पढ़ी, ठीक है, मतलब मैं कोडिंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत अच्छी और इजी लाइफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देता है, दैट्स अ फ्यूचर। हाँ। अब अभी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 5 में, थर्ड आपका न्यूमेटिक था, फोर्थ आपका ऑटोमेशन था, फिफ्थ इज मशीन लर्निंग एंड एआई। हम लोग फिफ्थ में एंटर कर चुके हैं। लेट अस अज्यूम आपका बहुत अच्छा कोडिंग है कॉलेज एंड तक, नाउ आप कहते हो कि नहीं आई हैव टू प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट और आई हैव टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विस। आपने अपना 3 साल वेस्ट किया या 4 साल वेस्ट किया, उसके बाद आप बाहर निकले। 90% लोगों का, मैंने खुद अपने बैच के कुछ लोगों का देखा था, वो वापस करने के बाद घर चले गए और आप कुछ तैयारी कर रहे हैं। पर अगर आपका कोडिंग बहुत अच्छा है तो आपने क्यों चूज करा उस चीज को? आप उसी में लगे रहते तो अब तो कहां से कहां पहुंच जाते। नहीं, पर एक कोडिंग आपको, आपके पास एक स्किल्स है, और वहां पे मेन पॉइंट क्या है कि अगर आप यहाँ पे फेल भी हो गए ना, तो आपके पास ये स्किल्स आपको बढ़ने नहीं देंगे। आप सीधा मार्केट में जाओगे, आप ये नहीं कहोगे कि मैं इसको स्क्रैच से सीख रहा हूं, आप कहोगे मैं
प्रोग्रामिंग में प्रो हूँ, आप मुझे बताओ क्या काम करना है, विद इन 3 मंथ मैं आपको डिलीवर करने के लिए तैयार हूँ। अब फिर वो आपकी डिग्री नहीं मांगेंगे, कोई नहीं मांगेगा। आपकी स्किल्स ही रहती है मेन जो होती है। यूनू बाइक में मेरे साथ मैक्सिमम IITians थे, IIT खड़गपुर, IIT रुड़की, ये सब थे। और मुझे कोई फर्क ही नहीं फील हुआ। वो मेरी लाइफ का पहला ऐसा फेज था कि मेरे को फील ही नहीं हुआ कि वो IITians है, मैं नॉन IITian हूँ, कोई फर्क है या नहीं है, क्योंकि आप मेहनत करके वहां तक पहुंच सकते हो। ओनली फैक्ट इज कि अगर आपने इनिशियली मेहनत नहीं करी तो आपका पाथ थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। बिल्कुल, आप थोड़े टाइम बाद उनसे मिल सकते हो, हाँ, लेकिन आपको फिर उस पाथ पे एडिशनल मेहनत करनी पड़ेगी। सिंपल, वो लोगों ने 11th-12th में वर्क किया, हाँ, दे हैव ट्रैवल डिस्प्लेसमेंट, हाँ, एंड हम लोग फोकस नहीं थे। वो एक गलती हमें डिस्टेंस पे लेके चली गई। हमने एक लंबा पाथ सिलेक्ट किया और वो एक शॉर्ट पाथ से सीधे वहां पहुंच गए। लेकिन डिपेंड करता है कौन मेहनत कब कर रहा है। हाँ, इसका बहुत, आपको अपना करियर जितना जल्दी आप फाइंड आउट करोगे कि मुझे क्या करना है या क्या अचीव करना है, उसके लिए क्या क्या चाहिए, उतना आपको कम स्ट्रगल करना पड़ेगा लाइफ में। बिल्कुल। ओके, सो आफ्टर 4 ईयर मैं जब यूलू बाइक में था तो वहां पे 80% IITians थे, संदीप आजी, बॉबी, बहुत सारे लोग थे। मैं उन IITians के साथ ही बैठा था, जितना वो अर्न कर रहे थे उतना मैं अर्न कर रहा था। ठीक है, तो वहां पर चीजें बैलेंस हो गई, जितना IITians अर्न कर रहे हैं उतना मैं भी अर्न कर रहा हूँ। बिल्कुल, ठीक है। आफ्टर 4 ईयर्स ऑन एन एवरेज, IITians करोड़ों में भी लेते हैं, मैं ऑन एवरेज बोल रहा हूँ। बट फैक्ट इज कि अगर पिछले 4 साल का देखा जाए तो 4 साल में आई थिंक दे हैव, मतलब जो उन प्रीमियम ऑर्गेनाइजेशन से निकले हैं, इंस्टीट्यूशन से निकले, 4 साल दे हैव अर्न वेल, मुझसे अच्छा अर्न किया उन्होंने, मुझसे अच्छी लग्जरी लाइफ जी कर रहे हैं। सो वो एक 11th 12th 9th 10th वाला जो फैक्टर था, वो ये गैप क्रिएट करता है। तो समझने की कोशिश करिए, इन्होंने कितने बढ़िया तरीके से आप सबको बताया है कि अगर 11th 12th की जो लाइफ होती है, 9th 10th में फिर भी बच्चे ही मान सकते हैं उनको, 9th 10th में हम अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर रहे होते हैं। अगर वो कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए 10th तक, तो 11th 12th में आप केवल कॉन्सेप्ट नहीं, आप अपने फ्यूचर के बारे में भी सोच सकते हो। जब जागो तभी सवेरा, ऐसा कोई मतलब रूल नहीं है कि अगर किसी बच्चे ने 11th क्लास में, हाँ मेहनत करो 11th 12th में, जिसे IIT की तैयारी करनी है करनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं निकल पाता तो ऐसा नहीं कि दुनिया खत्म हो गई है, आप डिस्टेंस ट्रेवल करके भी उनके बराबर पहुंच सकते हो। लेकिन ये पक्का है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, वो फैक्ट है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल, मेहनत से बच नहीं सकते। अगर आपको सक्सेसफुल लाइफ अगर देखना है, उसका नजारा देखना है, मेरे कुछ स्टूडेंट्स जो 11th 12th में ना, जैसे 11th 12th में प्रॉब्लम क्या होता है, एक डाइवर्सिफिकेशन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये 3 चीजें हैं। अब मैंने अपनी टीचिंग करियर में ये चीज नोट करी है कि कुछ अगर मैंने आज तक 500 बच्चे पढ़ाए तो 500 में से ना 10 होंगे ऐसे जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों में बढ़िया है। मैक्सिमम बच्चे 2 चीजों में अच्छे होते हैं। 11th 12th में जैसे बच्चे IIT की तैयारी करते हैं, अब हर किसी का तो IIT निकल नहीं रहा। ऑब्वियसली वो क्यों नहीं निकल रहा? क्योंकि तीनों चीजों में स्कोर करना पड़ेगा वहां तो। हाँ, ऑब्वियसली। और हर बच्चे का तो तीनों चीजें स्ट्रांग होती नहीं है। हाँ। 2 चीजें स्ट्रांग होती हैं, वो तीसरे में कितनी मेहनत कर ले लेकिन नहीं कर पाता। 11th और 12th आपको सब पढ़ना है, लेकिन कॉलेज में जाके अगर आपने EC लिया तो आपको EC ही पढ़नी है। वहां पे केमिस्ट्री का कुछ लेना देना नहीं है। अब प्रॉब्लम वही तो आ रही थी, स्कूल में उनको तीनों चीजें पढ़नी पड़ रही थी। शायद इसलिए परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी। और कॉलेज में जाके अगर आपने EC ले ली तो आपके EC की फील्ड है। अच्छा, EC में भी तो अंदर सब डिविजन्स हैं। कौन सा बच्चा किस चीज को पकड़ता है अपनी एक्सपर्टाइज के लिए? कोई देखिए, आप उसमें अगर EC की बात करें तो EC में पहले तो आपका एम्बेडेड सिस्टम आता है। एम्बेडेड सिस्टम में भी आप अगर अंदर जाएंगे तो बहुत कुछ है, कर्नल है, ड्राइवर, डिवाइस ड्राइवर है, एप्लीकेशन लेयर है। ठीक है, एम्बेडेड सिस्टम के बाद अगर आप जाएंगे हार्डवेयर में, तो हार्डवेयर में सिर्फ PCB बनाना तो एक बहुत छोटा काम है। उसमें एंटीना डिजाइनिंग, पावर लॉस कैलकुलेशंस, ओके, लोग PhD करते हैं इस चीज के ऊपर। मेरे दोस्त है, एंटीना पे PhD कर रहा है। हाँ, बहुत छोटी छोटी चीजों पे होता है। हार्डवेयर डिजाइनिंग होता है, फिर हार्डवेयर डिजाइनिंग के बाद आपका IoT आ जाता है। IoT आज की डेट में सबसे हॉट टॉपिक है, बिकॉज डेटा भेजना या लेना इज नॉट वर्थ इट, उसका सिक्योर होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, जो हम व्हाट्सएप पे देखते हैं, हाँ, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। ठीक है, सो वो है। उससे भी ऊपर एक मजेदार है जहां पे आप साइबर अटैकर्स बन जाते हो। बैंगलोर में भरे पड़े हैं। ठीक है, बैंगलोर में आप एक अनमेच्योर टेक्नोलॉजी अगर मार्केट में डालोगे तो उसको ब्रेक करने के लिए बंदे बैठे हुए हैं। जैसे हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल हमने सबसे पहली बार बनाया था, हमने प्रोफेशनल चोरों को हायर किया था
अच्छा। टेस्टिंग के लिए। हाँ। तो वो एक बंदा आया, सिल्वर फॉइल लिया, हमारे लॉक के ऊपर लगाया, सारे एंटीना जैम, 5 वोल्ट छोड़ा और ताला तोड़ के कह दिया कि वो फेल हो गया तुम्हारा। सो वो हमारे लिए लर्निंग थी कि अगर इस जो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसका कॉस्टिंग 1 लाख है, अगर हम रोड पे 10 मिनट भी लगेंगे, 10 मिनट भी नहीं लगेंगे लोगों को उठा के ले जाने में। हमें बहुत मैच्योर टेक्नोलॉजी डेवलप करनी। बिल्कुल, यही चीजें तो हैं जो मतलब कभी कभी गलत लोगों से भी सपोर्ट लेना पड़ता है। नहीं तो बैंगलोर में वो है, बैंगलोर में एक्चुअली में डेवलप करने वालों के साथ ब्रेक करने वाले के भी ऑर्गेनाइजेशन है। बिल्कुल, वहां पे प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे आप मैकेनिकल फेलियर्स तक टेस्ट करने वाले, कोडिंग तक या आरएफ तक, जैमर्स या कुछ भी टीम है जिसकी जरूरत हर चीज को, हर किसी को है, हर किसी को है। कोई भी चीज नई बिल्डअप करेगा उसके जो लूप होल्स हैं, हाँ, उसके लिए चाहिए हर किसी चाहिए को। बंदे। हाँ, तो आईओटी हो गया, फिर आईओटी के बाद अगर आप जाते हो, अगर आप आगे निकलते हो तो एम्बेडेड में तो मल्टीपल्स हैं, वहां तो एंडलेस है। आप डिस्प्ले में जा सकते हो, आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जा सकते हो। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका मोटर, इन्वर्टर ये सब आ जाते हैं, ठीक है। फिर अगर आप सेमीकंडक्टर में आते हो तो वहां पे प्री सिलिकॉन वैलिडेशन होता है। प्री सिलिकॉन वैलिडेशन या प्री सिलिकॉन डेवलपमेंट में घुसना ऑलमोस्ट बहुत इंपॉसिबल होता है, क्योंकि जनरली ये वर्क यूएस में या यूरोप साइड से होता है, ठीक है। इंडिया में मैक्सिमम पोस्ट सिलिकॉन का, चाइना में जो कहते हैं कि सारा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री वो मैन्युफैक्चर हो रहा है, बस वहाँ। हाँ, चाइना में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। ओके। सो बेसिकली जो वेस्टर्न पावर्स हैं, क्योंकि सिलिकॉन को डिजाइन करना वही सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी आज के वर्ल्ड में, वो सब उनके पास है। ओके, यहाँ पे हम उसके ऊपर वर्क करते हैं इंडिया में, दैट इज पोस्ट। ओके, डिजाइन होने के बाद का काम। हाँ, चाइनीज या ताइवान में सिर्फ प्रोडक्शन हो रहा है, असेंबलिंग उन सब चीजों की। हाँ, बस उनके पास प्लांट्स हैं, धड़ाधड़ वो मैन्युफैक्चर कर, ऑलमोस्ट हर चीज का असेंबलिंग वही है। हाँ, हर चीज का वही है। बट द गुड पार्ट इज, क्योंकि नाउ वी आर ग्रोइंग, राइट नाउ वी आर $4 ट्रिलियन इकोनॉमी। सो इन नियर फ्यूचर, आवर नेक्स्ट 5 to 10 years, इंडिया में भी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री डेवलप हो जाएगी। हाँ, और आई थिंक गुजरात इज द बेस्ट स्टेट फॉर डेवलप ऑल दिस थिंग। तो पूरा नॉर्थ में भी, जो अभी साउथ में टेक्नोलॉजी का हब है, नॉर्थ में नहीं है। नॉर्थ में सिर्फ आई थिंक एनएक्सपी, क्वालकॉम, एनवीडिया 3-4 ऑर्गेनाइजेशन है, बट नॉर्थ में भी अब बहुत तेजी से उसके बाद होगा। अभी एक कॉलेज में चला पता मुझे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच है ही नहीं इस बार वहां, एडमिशन ही बंद कर दिया उस कॉलेज में। तो क्या हमारे जो स्टूडेंट्स हैं इनको आगे भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक्स से मतलब बीटेक करने का सोचना चाहिए? ओके, सो फ्रैंकली इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, आप सीएसआईटी में क्या करते हो, आप सीएसआईटी में एप्लीकेशन लेयर पे वर्क करते हो, ठीक है। आपको सब कुछ बना बनाया मिला, आपने एक आईडीई डाला, उसके ऊपर कोड लिखना शुरू किया, खत्म किया। पर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हो, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर उससे भी नीचे जाओगे, पहले मैं इसी पे था ऑपरेटिंग सिस्टम पे, और फिर अगर आप उससे भी नीचे जाते हो, कस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। अब वो बेयर मेटल है या रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क कर रहा है, डिपेंड ऑन रिक्वायरमेंट, कि अगर भाई एक जैसे एक व्हीकल है, वो हिट किया, इतने सेकंड में एयरबैग खुलना चाहिए ना, लॉस है, दैट तो वो आर्टॉस पे वर्क करेगा। गाने चल रहे हैं, वो बियर मेटल पे वर्क करेगा। फिर उसके नीचे आप जाते हो, सेमीकंडक्टर डिजाइन करते हो। तो बेसिकली अगर आप ईसी चूज करते हो तो आप सबसे टफेस्ट या फिर सबसे बोलते हैं सबसे हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी से डील कर रहे हो। ओके, आप बनी बनाई एक टेक्नोलॉजी नहीं ले रहे हो कि हाँ मैंने लिया, लैपटॉप खरीदा, मैंने पाइथन का डाला, कोड लिखना, नहीं, वो भैया अंदर क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल, ठीक है। आपने यूएसबी लगाया, हाँ, और यूएसबी वर्क नहीं कर रहा है, तो लॉजिक एनालाइजर लगा के आप ये भी बता सकते हो क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा है। तो आपको उस लेवल का टेक्नोलॉजी नॉलेज होता है कि इथरनेट केबल में कुछ डेटा जा रहा है, आप वो भी बता सकते हो। बस ये आपने, क्योंकि RMMI है, GMMI है, व्हाटएवर इट इज, वायर पे डाल के क्लैंप और फटाफट बता दोगे। बिल्कुल। सो बेसिकली अगर कोई मुझसे कहता है कि आप मुझसे कम्युनिकेट कर रहे हो इंटरनेट पे, और मुझे कोई कहता है कि हैक करना है, तो वो मेरे लिए बहुत आसान है, क्योंकि मुझे पता है कि अंदर डिजिटल फॉर्म में क्या जा रहा है। नॉर्थ इंडिया में ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन नहीं है जो जॉब प्रोवाइड करता है। अगर आप साउथ इंडिया में आएंगे तो आई थिंक 80% बैंगलोर पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स पे ही वर्क कर रहा है। अगर आप देखें, बॉश, कॉन्टिनेंटल, डेल्फी, विस्टॉन, टाटा एलेक्सी, ये सब जो कारें डिजाइन हो रही है, मर्सिडीज बेंज, सबका R&D ऑफिस बैंगलोर में है। ओके, सबका रिसर्च वर्क इंडिया से ही हो रहा है। बॉश पूरा का पूरा आपका, बॉश और कॉन्टिनेंटल आपका, होंडा, सबका वर्क यहीं पे हो रहा है। मेरे फ्रेंड मैक्सिमम लोग ऑटोमोटिव में है, दे आर लाइक अभी क्या वर्क कर रहे हो, 2029 सिविक पे वर्क कर रहे हैं।
या इस पे वर्क कर रहे हैं, तो पूरा का पूरा डेवलप हो रहा है। और अगर आप बोलोगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स का करंटली इंडिया में क्या है, तो आप अगर आप सारे के सारे स्टार्टअप देखो, ओला, एथर, ठीक है, वेक्टर, ओके, और आपका यूलू एंड मल्टीपल ऑटोमोटिव, वो सब बैंगलोर में डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। और अगर आप बोलोगे, अगर आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाते हो फॉर एग्जांपल, ओके, लेट अस अज्यूम हम ओला की बात करते हैं, ओला इलेक्ट्रिक या इथर की बात करते हैं, ओला की बात करते हैं, यहाँ पर है, सुना है सर, ओके, ओला लोगों को पता है। अब आप मुझे बताइए, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से नहीं है तो आप कंट्रोल सिस्टम कैसे डिजाइन करेंगे, उसका डिस्प्ले कैसे कंट्रोल करेंगे, सिक्योरिटी कैसे कंट्रोल करेंगे बिना आईओटी के, ठीक है, सही बात है, मोटर कैसे ड्राइव करेंगे, बैटरी कैसे कंट्रोल करेंगे, चार्जिंग डिस्चार्जिंग कैसे करेंगे। यहां पर अगर आप पूरा ओला का व्हीकल देखें, मैकेनिकल स्ट्रक्चर में हटा देते हैं, उसके अलावा बैटरी पैक डिजाइन करना, मोटर कंट्रोल करना, डिस्प्ले कंट्रोल करना, सिक्योरिटी कंट्रोल करना, ट्रेस करना, ये सब एक ईसी वाला करेगा, कंप्यूटर साइंस वाला नहीं करेगा। कंप्यूटर वाला क्या करेगा, सिर्फ वो ग्राफिक्स डिजाइन करेगा जो आपको डिस्प्ले के ऊपर दिख रहे होंगे, दैट्स इट। और फिर एसी वाला क्या करेगा, उस डिस्प्ले के ऊपर जो चीजें दिख रही होंगी उन पे क्लिक करने के बाद फंक्शनिंग कैसे होगी, अंदर फंक्शनिंग कैसे होगी, वो एसी वाला कि बटन दबाने के बाद जो डिस्प्ले पे क्लिक किया, और बैटरी के लिए डिग्गी खुल गई। तो अब यहाँ पे ये एसी वाले का काम है, आई थिंक मैं बहुत अच्छे से समझा पाऊंगा। हार्डवेयर वाले का काम क्या है, पूरा हार्डवेयर डिजाइन करना, ठीक है। जैसे फॉर्म आप डबल ई ब्रांच से हो, ठीक है, तो आप मोटर डिजाइन करोगे, ठीक है। फिर मैकेनिकल वालों से आप बैटरी पैक लोगे, बैटरी पैक का मतलब उसको सर्टेन टेम्परेचर पर रखने के लिए कौन सा मटेरियल चाहिए, एल्युमिनियम, कॉपर उसके ऊपर होता है पर वो कॉस्टली हो जाता है, सेल्स है, उनकी लाइफ क्या है, वो क्या है, वो आपको सब डेटा दिया जाएगा। एक ईसी वाला क्या करेगा, कंट्रोल सिस्टम पे कोड पूरा लिखेगा कि भाई अगर इतना है तो ये डिस्प्ले से वो कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करेगा, वो कम्युनिकेशन सारे हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक के बीच में करेगा, और उस पूरे ओला व्हीकल को सर्वर से भी जोड़ेगा, ठीक है। और ये भी इसी वाले का काम है। अगर आप सोचो, वो सिक्योर भी होना चाहिए, क्योंकि आप ये नहीं चाहोगे ना व्हीकल खड़ी करके गए, मैं लैपटॉप लेकर आया, खट 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 एंटर और मैं लेके निकल गया, बिल्कुल, ठीक है। वो सिक्योर भी आपको करना है। तो यहाँ पे पूरा वर्क ईसी वाले का है, मैकेनिकल वाले पूरा स्ट्रक्चरल डिजाइन करेंगे, ये मैकेनिकल वालों का काम है, ठीक है। तो मैकेनिकल का हो गया, इलेक्ट्रिकल वालों का हो गया मोटर डिजाइनिंग और बैटरी पैक डिजाइनिंग, ठीक है। ईसी वाले का काम हो गया उसको पूरा, मतलब एक तरीके से बॉडी बनाया, उसको आत्मा देना या इंटेलिजेंस देना, इंटेलिजेंस, बिल्कुल। ये ईसी वाले का काम हुआ, उसने पूरा व्हीकल चलाया, आप जो चला रहे हो या थ्रोटल दे रहे हो, वो सब ईसी वाले कर रहे हैं। कम्युनिकेशन हुआ, अब डेटा यहाँ सर्वर पर पहुंचा, यहाँ के बाद सीएस वाले आते हैं, ओके, यहाँ पे सीएस वाले क्या कर रहे हैं, उस डेटा को उठा के कंट्रोल कर रहे हैं, ये डेटा कौन से व्हीकल से आया है। जैसे आप कंप्यूटर फोल्डर बनाते हो, ऐसे बैकएंड में भी फोल्डर्स होते हैं, ये आपका व्हीकल का डेटा है तो आपके वाले फोल्डर में जाके गिरेगा, ये मेरे वाला व्हीकल का डेटा है तो ये वाला हुआ। फिर उसमें कोर डेटा प्रोसेसर होते हैं जहां पे डेटा साइंटिस्ट वर्क करते हैं, नीचे बैकएंड डेवलप करना, ऐप डेवलप करना या वेबसाइट डेवलप करना, ये सीएस वालों का काम है, ठीक है। पर वो डेटा अब हो सकता है आप बहुत रफ यूज कर रहे हैं व्हीकल, मैं बहुत अच्छे से व्हीकल, तो आपकी मेंटेनेंस गाड़ी का और मेरा मेंटेनेंस अलग होगा, वो उस डेटा से प्रिडिक्ट होगा, बिल्कुल। हो सकता है आपका शॉकर खराब हो, मेरा नहीं हो, तो वो लोग ये काम डेटा साइंटिस्ट करते हैं, आपके डेटा को पैरेलली इन्वेस्टिगेट करते हैं और वो डेवलप करते हैं, वो नोटिफिकेशन आपके फोन पे भेजेंगे। सो यहाँ पे पूरा काम क्या है, मैकेनिकल वाले स्ट्रक्चरल डिजाइन करेंगे, इलेक्ट्रिकल वाले उसको पावर देंगे, मोटर करना है या बैटरी पैक बनाना है, ईसी वाले उसको लाइव करेंगे, को कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। सीएस वाले उस डेटा को बैकएंड पर सर्वर पर हैंडल करेंगे या फिर उसको जो भी उधर से डेटा भेजना है, लेकिन उस डेटा का क्या करना है वो काम डेटा साइंटिस्ट करते हैं, बिल्कुल, जो कि हॉट आज की डेट में बहुत अच्छा वो है। और अगर आप सीएस वालों का वर्क बोले तो वेबसाइट डिजाइन करना, दैट इज कॉल्ड फुल स्टैक डेवलपमेंट। फुल स्टैक, आप वेबसाइट बना रहे हो, आप एप्लीकेशंस बना रहे हो और पीछे आप डेटा मैनेज कर रहे हो, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर आप 1 MB का डेटा एक बंदा भेज रहा है, 1 करोड़ व्हीकल्स हैं, सही बात है, तो सर्वर क्रैश हो जाएगा, तो वो हैंडल करना, मैनेज करना सारा उनका काम है, बैकएंड पे सारा उनका काम है। तो सीएस में भी आगे चल के होता है, कुछ लोग फुल स्टैक डेवलपर बनते हैं, कुछ लोग बैकएंड डेवलपर बनते हैं, कुछ डेटा ट्रैफिक डेवलपर बनते हैं, तो डिपेंड करता है। इसलिए मैंने बोला कि करियर चूज करना और क्या करना है
यही सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ, जो हमारे व्यूअर्स हैं वो जरा इस बात को समझने की कोशिश करें कि आजकल हम ट्रेंड में देख रहे हैं ना कि सब बच्चे सीएस की तरफ, आईटी की तरफ भाग रहे हैं। नो डाउट बहुत स्कोप है, लेकिन जैसा इन्होंने अभी समझाया आपको, ये एग्जांपल केवल इन्होंने एक ओला बाइक का लिया है या ओला कार, कुछ भी हो सकता है, केवल एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। ये एक एग्जांपल के थ्रू ये बता रहे हैं कि अभी बहुत स्कोप है इलेक्ट्रॉनिक्स में भी। जरा जाके तो देखिए बेंगलोर साइड में तब चलेगा पता। हम एक छोटे शहर में बैठे हैं इसलिए हमें पता नहीं चल रहा है कि कुछ कॉलेजेस में कुछ बच्चे, भाई कॉलेज बंद कर रहे हैं, ब्रांचेस, यानी बच्चे नहीं आ रहे वहां पर। बच्चे नहीं आ रहे, बच्चों को पता नहीं चल रहा कि या फिर उनकी इंपॉर्टेंस खत्म हो रही है उनकी नजरों में। उनको ये नहीं पता कि इसका फ्यूचर क्या है, फ्यूचर है कि नहीं है, आजकल हर कोई उसी गली में भाग रहा है, कंप्यूटर साइंस वाली गली में। इलेक्ट्रॉनिक्स वाली गली खाली हो गई, इसलिए कुछ कॉलेजेस में बंद हो रही है ब्रांचेस। लेकिन इनके माध्यम से अगर हम कुछ बच्चों को अवेयर कर पाए कि भाई अभी भी बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, पूरी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री डेवलप हो रही है इंडिया में, पूरा वो कहां से आएंगे? इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर चाहिए भाई उसके लिए। कंप्यूटर साइंस वाले नहीं करेंगे सेमीकंडक्टर, उन्हें नहीं पता कुछ भी उसके बारे में। ठीक है, तो आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि इनकी ब्रांच है, मेरी ब्रांच है, हालांकि मैं लाइन से अलग हूं, ये अभी भी अपनी कोर ब्रांच में ही है, तो आप लोगों को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि सब एक तरफ ना जाएं, अपना हुनर यानी अपना अपनी हॉबी देखिए, आप किस चीज में अच्छे हैं। मैं नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में एक फर्क बताता हूँ। नॉर्थ इंडिया में बच्चे जनरली, जो मैंने देखा या मैंने भी जो किया है, हाँ। हम लोग समर इंटर्नशिप में, समर वेकेशंस पे काम करना नहीं पसंद करते हैं। हाँ। ठीक है, या नहीं जाते हैं। ओके, मैंने ये चीज पहली बार बैंगलोर में देखी थी। ओके, समर इंटर्नशिप्स में जो एम्प्लॉयज है उनके बच्चे ऑफिस आते हैं। अच्छा जी, वो काम नहीं करते हैं, एम्प्लॉयज के बच्चे आते हैं सीखो। हाँ, सीखो, बेसिकली इन्वायरमेंट में सेट होने के लिए। हाँ। बहुत अच्छा एग्जांपल था, एक 6th स्टैंडर्ड की लड़की थी, आरोही या समथिंग में नाम था, भूल गया उसका। मेरे सीनियर्स, बहुत सीनियर थे, उनकी पोती थी, सोचो पोती। हाँ। तो वो आई, तो मुझे अपॉइंट किया गया कि ये आपके ग्रुप में रहेगी। 6th स्टैंडर्ड में वो पूरा एम्बेडेड और सीवी पढ़ के बैठी थी, क्योंकि दादाजी भी डेवलपर है, पापा भी डेवलपर है, मम्मी भी डेवलपर है, तो इम्पैक्ट घर पे था। मैं यार हैरान इसलिए हो रहा हूँ, हमारे बच्चों से कहें ना तो एम्बेडेड की स्पेलिंग नहीं लिखेंगे वो ठीक से। ओके, तो मैंने उसको एक डिवाइस दिखाया और मैंने उससे पूछा कि ये कितने दिन में बना दोगे? तो ठीक है, आप पढ़ के बैठे हो, पर एक्सपीरियंस भी कुछ होता है। आप एक्चुअली क्या, विदाउट एक्सपीरियंस क्या होता है ना, जिस बंदे को नहीं पता होता है, एक्सपीरियंस नहीं होता है, वो कहता है मैं कर दूंगा उतने टाइम में, पर एक्सपीरियंस बताता है कि क्या नहीं होगा। तो मैंने उससे पूछा कि आप ये प्रोडक्ट कितने टाइम में, उसने मुझसे सब कुछ पूछा, क्या यूज किया, क्या नहीं यूज किया है। शी कैन टोल्ड मी 1 वीक में हो जाएगा। मैंने उसको फिर ESP32 दिया। हाँ। मैंने कहा ये BLE है, ये बायोमेट्रिक सेंसर है। हाँ। तुम सिर्फ मुझे बस इतना कर दो कि अगर मैंने बायोमेट्रिक लगाया, उसका इन्फॉर्मेशन फोन पे पहुंचा था। शी विल टेक 1 मंथ टू डिजाइन दिस थिंग। और उसके एज के हिसाब से वो बहुत बड़ी बात थी। सही बात है, क्योंकि वहां पे बायोमेट्रिक लिखना, उसका ड्राइवर लिखना, एप्लीकेशन लेयर लिखना, BLE पे मैश नेटवर्क डिजाइन करना, मोबाइल फोन के एप्लीकेशंस के साथ उसमें ब्रॉडकास्ट करना डेटा, तो वो बहुत बड़ी बात थी। पर 6th स्टैंडर्ड के बच्चे के लिए तो बहुत ही बड़ी बात थी। बैंगलोर में मैंने जो नहीं देखा, क्यों उसको फार सुपीरियर बोलते हैं, क्योंकि वहां पे बच्चे समर में अपने लिए खुद ही मनी रेस का, तो जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल। HSR को बेसिकली, HSR लेआउट को बैंगलोर में स्टार्टअप्स का घर बोला जाता है। ओके। आपका ओला, एथर, रिजर्व पे, ओके, फोन पे, ये सब HSR से ही डेवलप होते हैं। तो बैंगलोर में कहावत है कि अगर तुम HSR में हुए और बैलंदूर पहुंच गए, तो तुम डेवलप हो गए। अच्छा। क्योंकि HSR से निकलना और बैलंदूर पहुंचने में $1 बिलियन की फंडिंग का फर्क होता है। क्लास 10th के बच्चे उन स्टार्टअप्स में आ रहे हैं और सिर्फ उनका मैनेज कर रहे हैं चीजें, एंड दे विल टेक, मतलब वो 10-10 हजार रुपए ले रहे हैं, मतलब 10,000 नथिंग, पर आप उनके पेरेंट्स उनको बचपन से ही सिखा रहे हैं वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ रिसोर्स एंड वैल्यू ऑफ टाइम। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो अब वो है ना, आपने एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क किया समर इंटर्नशिप में, जो कि मैं बोलता हूँ 9th-10th के बच्चे कर सकते हैं। यहाँ से दिल्ली बहुत दूर नहीं है, आप जा सकते हो। हजारों स्टार्ट, दिल्ली में तो ऑप्शन मिल जाएंगे। नॉइस है, बोट है, उन सबके ऑफिसेज है, आप उनको लिंक्डइन पे मैसेज करो, दे आर हैप्पी टू हेल्प यू। बिल्कुल, हजारों स्टार्टअप्स है, इवन ड्रोन के मल्टीपल स्टार्टअप्स है। मैं रिसेंटली अभी होकर आया हूँ, ग्रोइंग फील्ड है, बिल्कुल वो ग्रोइंग फील्ड है। जाके 1 महीना काम करो, कोई पैसे नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं,
पता नहीं कितना सीखने को मिल जाएगा। सीखना नहीं, आप कुछ नहीं भी करोगे ना, सिर्फ बैठ के वहां देखोगे तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि कॉर्पोरेट कैसे वर्क करता है, क्या क्या टेक्नोलॉजी है। सो 11th-12th में लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता, आप फोकस हो, बट 9th-10th के बोर्ड के बाद आप जा सकते हो। हाँ, तो वो एक मेजर फैक्टर है। अगर उस टाइम पे बच्चा 1 महीना 1-1.5 महीना मिलता है, उस 1 महीने में बच्चा ऐसा कुछ काम कर ले, एटलीस्ट उसको अपना पाथ सिलेक्ट करने में हेल्प मिल जाएगी। हाँ, कि उसको इस लाइन में आना है या नहीं आना, उसको पता लग जाएगा कि एचआर डिपार्टमेंट क्या करता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या करता है, टेक में क्या करते हैं, टेक में कितने रोल्स हैं, एचआर में कितने रोल्स। बिल्कुल बिल्कुल, एक ही कंपनी के अंदर सारे ऑप्शंस होते हैं, तो डिसाइड कर सकता है। और यहाँ पे आप फोकस करो स्टार्टअप्स पे, नॉट एमएनसी। एमएनसी के एक बिल्डिंग में आपको एक ही चीज मिलेगी। हाँ, लेकिन स्टार्टअप के एक ही फ्लोर के नीचे आपको सब मिलेगा। हाँ, हमारे यहाँ के बच्चे अपने इंडस्ट्रियल एरिया में भी कर सकते हैं, जो बाहर नहीं जा सकते, अपने वाले में जाके एटलीस्ट वो कॉमर्स लाइन पकड़नी है ना, एचआर डिपार्टमेंट भी होता है, और सिडिकुल में भी कर सकते हैं, अपने सिडिकुल में भी कर सकते हैं, कुछ हद तक कर सकते हैं। या फिर शुरुआत कर सकते हैं यहाँ पर। आप 1 हफ्ते की ट्रेनिंग कर लो, 1 हफ्ते घूम के आओ, रह के आओ बस वहां पर। शाम के सुबह के 9 बजे से शाम के 5 बजे तक टाइम स्पेंड करो, बस टाइम स्पेंड करो, कुछ छूना नहीं, कुछ नहीं करना, केवल देखना, ऑब्जर्व करना। और यहाँ पे प्रॉफिटेबल बात ये है ना कि आप लोकलाइड है, और ऑर्गेनाइजेशंस के जो टॉप बंदे होंगे दे आर आल्सो लोकलाइड। हाँ, तो आपको बहुत ज्यादा मना नहीं करेंगे, घूमना नहीं है, घूमना भी नहीं है, आपको उनके पास जाना है। आप उनको देखिए, अगर आपको जरूरत है तो आप खुद ही जाओगे, आपको उनके पास जाना है, आप उनको बोल रहे हैं कि सर मुझे सिर्फ ये देखना है कि इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है, बस, ठीक है। और मैं 1 वीक के लिए चाहता हूँ, मैं किसी मशीन के पास नहीं जाऊंगा, आपके लिए कोई खतरा नहीं, बस मुझे देखना है। यस, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक मेल सेंड करेंगे, आपको आईडी कार्ड गेट पे मिलेगा, बस शाम को सबमिट करना है, बस खत्म। वो हो सकता है एज ए सिक्योरिटी आपके पहले फादर या मदर को बुलाएं कि एक बार लेकर आओ आप, अलाउ, मैं पहले देखूं क्या कौन हो कौन आप भाई। और फ्रैंकली अगर मैं खुद एक लीड पोजीशन पे हूँ, अगर मुझसे कोई आके स्कूल का बच्चा ये चीज बोलता है ना, बड़ा अच्छा लगेगा। एंड सिंपली मैं उसको कहूंगा ठीक है, मेरा पीएस नंबर वहां बोलना, और मैं अलाउ करता हूँ तुमको, बिल्कुल आओ इस बिल्डिंग में आके बैठना, बाकी में तुम्हारा आईडी कार्ड नहीं चलेगा, आओ बैठो, मैं तुम्हें बताऊंगा काम। बिल्कुल। तो ये देख रहे हैं आप कितनी, मतलब ये जो नॉलेज दे रहे हैं आप लोगों को, ये हर कोई नहीं देता। इसी नॉलेज के लिए हम ये सारा पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, ताकि ऐसी ऐसी नॉलेज जब निकल के आएंगी ना, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसा पॉडकास्ट इतना अभी तक जो मैंने किए हैं उनमें कोई नहीं शूट हुआ है। इतनी नॉलेज की भर भर के जो बातें हुई हैं, देखिए हर किसी के पास से अलग नॉलेज निकल के आती है। जो इन्होंने पॉडकास्ट के एंड में बातें बोली है ना, कि 9th-10th के बच्चे ये काम कर सकते हैं, आपके पापा, आपके दोस्त के पापा, कोई ना कोई शेड्यूल में जरूर होगा। मेनली हम लोग बीएचएल एम्प्लॉयज हैं, हम लोग जाते थे, लेकिन हमें 1 दिन मिलता था, लेकिन फ्रैंकली अगर आप अप्रोच करोगे तो वो भी अलाउ शायद कर दें, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, पर कर देंगे वो कुछ फॉर्मेलिटीज के बाद शायद होता कर देंगे। क्योंकि मुझे याद है मैं यूलू बाइक में था, तब मेरे पापा मुझे एक प्रॉब्लम दिखाने के लिए प्लांट 2 में लेकर गए थे, स्पेशल पास बनवा के। वहां पे कुछ आयरन उसका था, और तो फिर मैंने उनको समझाया कि मैं मैकेनिकल से नहीं हूँ बट मैं गया हूँ प्रॉब्लम देखने, और उस प्लांट के जीएम ने ही मुझे कॉल किया था, क्योंकि वो उनसे रिजॉल्व नहीं हो रहा था। और मैंने उनको एडवाइस किया था उस जीएम को कि आप किनसे कांटेक्ट करो कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो पॉसिबल है, हो जाएगा। तो ये बहुत बढ़िया एडवाइस है इनकी कि आप लोग ऐसा कर सकते हैं। बेंगलोर में ऐसा करते हैं लोग, बेंगलोर में कॉमन कल्चर है, तो हम लोग यहां भी कर सकते हैं। अगर आपको सही टाइम पे या फिर समय से पहले चीजों को सीखना है, तो अपना करियर कैसे चूज करना है, ये इसके लिए सबसे बढ़िया एडवाइस होगी इनकी। ठीक है, तो आज के पॉडकास्ट में हमने बहुत सारा ज्ञान, यानी कह सकते हैं एक्सपीरियंस सीखा इनसे। अब आज के पॉडकास्ट को खत्म करते हैं, बहुत सारा टाइम ले लिया हमने इनका तो इसी तरह से हम लोग आपके लिए और बहुत सारे पॉडकास्ट लाते रहेंगे। हो सके तो इस नॉलेज को और दोस्तों तक भी शेयर करिए। हम इनके ब्राइट फ्यूचर की को विश करते हैं। थैंक यू, और बहुत जल्द मिलेंगे आपसे। आज के लिए काफी है, ठीक है। Okay. नमस्कार।